24 सितंबर 2025 लद्दाख की राजधानी लेह में हिंसा भड़की हुई थी। यूथ गुस्से में था। पूरे शहर में आगजनी और पथराव हुए थे। बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया गया था। भीड़ को दबाने पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए। गोलियां भी चलाने का आरोप लगा। 4 लोगों की मौत हुई। 55 से ज्यादा लोग घायल हुए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। एक थे लोकल कांग्रेस नेता और पार्षद फुत्सोंग स्नाजीन सेपन और दूसरे थे मशहूर इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। वांगचुक लंबे वक्त से लद्दाख की मांगों और उसके क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 15 दिन पहले उन्होंने 2 गुट ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ 10 सितंबर से भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने जैसी मुख्य तौर पर 4 मांगों को लेकर। लेकिन 24 सितंबर को हिंसा ने सब कुछ बदल के रख दिया। 26 सितंबर को केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया और अगले ही दिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वांगचुक को लद्दाख से 1500 किलोमीटर दूर जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और अब 169 दिनों बाद केंद्र सरकार ने वांगचुक पर लगा एनएसए हटा दिया है और अब 169 दिनों बाद उनकी रिहाई होगी। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। 5 अगस्त 2019 केंद्र सरकार घाटी से अनुच्छेद 370 खत्म कर देती है और पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना देती है। एक हिस्सा बनता है जम्मू कश्मीर और दूसरा बनता है लद्दाख। उस वक्त लद्दाख की ज्यादातर जनता इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत करती है, क्योंकि लद्दाख के लोग लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर से खुद को अलग किए जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लद्दाख के लोकल लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगते हैं। उनकी मुख्य तौर पर 4 मांगे हैं। पहला, पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करना। तीसरा, लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें। और चौथा, रोजगार में लोकल लोगों का आरक्षण। 10 सितंबर 2025 को 2 संगठन लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इन मांगों को लेकर लेह में 35 दिन के भूख हड़ताल का अनाउंसमेंट किया। सोनम वांगचुक भी इस हड़ताल का मुख्य चेहरा बने। इससे पहले वांगचुक ने लेह से राजधानी दिल्ली तक पैदल मार्च करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दिल्ली के बाहर सिंघू बॉर्डर पर ही रोककर हिरासत में ले लिया गया था। 10 सितंबर से जारी भूख हड़ताल के 13वें दिन 2 प्रदर्शनकारी सेरिंग आंगचुक और ताशी डोलमा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके बाद संगठन ने अगले दिन यानी 24 मार्च को विरोध स्वरूप लेह बंद का आह्वान किया। लेह वासियों को उन्हें उनका सपोर्ट भी मिला और ज्यादातर दुकानें सुबह से बंद रहीं, लेकिन दोपहर होते होते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। नारे लगाते युवकों की भीड़ ने आगजनी, तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीजेपी दफ्तर और सीईसी के सरकारी दफ्तरों में जमकर तोड़फोड़ हुई। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। हालत संभालने के लिए पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई। अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी। लेह में कर्फ्यू लगा। इस पूरी हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, 55 से ज्यादा लोग घायल हुए और 12 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 24 सितंबर की देर शाम लेह हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान सामने आया, जिसमें पूरी घटना को एक सोची समझी साजिश बताया गया। प्रेस रिलीज में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि वांगचुक जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन मांगों पर भारत सरकार संगठनों से लगातार बातचीत कर रही है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल खत्म किए जाने की अपील के बावजूद वांगचुक ने इसे जारी रखा और लोगों को गुमराह करते रहे। 24 सितंबर की सुबह करीब 11:30 बजे वांगचुक ने भड़काऊ तरीके से भाषण दिए, अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन का जिक्र किया और नेपाल में हुए जेनजी प्रदर्शन का हवाला दिया, जिससे उत्तेजित भीड़ ने भूख हड़ताल स्थल से निकलकर एक राजनीतिक दल के दफ्तर और सीसी लेह के सरकारी दफ्तरों पर हमला कर दिया। भीड़ ने दफ्तरों में आग लगाई, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और एक पुलिस वाहन को भी जला दिया। हालांकि केंद्र सरकार के इस बयान के आने से पहले सोनम वांगचुक ने हिंसा को देखते हुए भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने उन्हें नहीं बख्शा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीधे सीधे कहा, सोनम वांगचुक के उकसाऊ बयानों के जरिए भीड़ को भड़काया और जब हिंसा शुरू हुई तो भूख हड़ताल खत्म कर एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। सोनम वांगचुक ने हालत को संभालने की कोई कोशिश नहीं की। इस हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक पर तरह तरह के आरोप लगने लगे। जैसे जनवरी 2025 में उनके पाकिस्तान दौरे को लेकर वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगा।
बांग्लादेश तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी पुरानी फोटो वायरल की गई, जिसमें दोनों एक दूसरे से गले लग रहे थे। इन सारे आरोपों पर बाद में वांगचुक ने सफाई भी दी, लेकिन लेह हिंसा के 2 दिन बाद 26 सितंबर 2025 को वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया। हालांकि वांगचुक का इसका अंदाजा पहले से हो गया था। बीबीसी हिंदी के साथ बातचीत के दौरान वांगचुक ने 25 सितंबर 2025 को कहा था कि सरकार मेरी आवाज बंद करना चाहती है। बुधवार को जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रही है। सरकार मुझे जेल में बंद कर सकती है। मेरे स्कूल की जमीन वापस ले ली गई। कई एफआईआर हुई हैं। राजद्रोह का भी चार्ज लगा है। ये चाहते हैं कि मैं लद्दाख से बाहर रहूं, इसलिए पीएसए लगाने की भी तैयारी है। वांगचुक ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। 26 सितंबर को वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद क्या क्या हुआ आपको पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। 26 सितंबर की गिरफ्तारी के बाद अगले दिन 27 सितंबर को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वांगचुक को लद्दाख से करीब 1500 किलोमीटर दूर जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके खिलाफ 3 अक्टूबर 2025 को वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हेबिस्कस कॉर्पस की याचिका दायर की और वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी। हेबियस कॉर्पस एक तरह की संवैधानिक रिट है जो गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ नागरिकों के जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इसके तहत अदालत पुलिस या अधिकारी को बंदी को सामने पेश करने और गिरफ्तारी का वैध कारण बताने का आदेश देती है। 10 अक्टूबर 2025 को गीतांजलि की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर जवाब मांगा और बाकायदा नोटिस जारी किया। 16 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट मांगी। हिरासत के आधार पर बने वीडियो और दस्तावेज पर सवाल भी उठाए। कुल मिलाकर फरवरी और मार्च में 24 से ज्यादा बार वांगचुक का मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ, लेकिन वांगचुक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम फैसला आता उससे पहले ही 14 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने वांगचुक पर लगा एनएसए हटा लिया है। यानी अब 169 दिन जेल में रहने के बाद वांगचुक की रिहाई होगी, लेकिन वो छूटेंगे कब अभी यह स्पष्ट नहीं है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया है कि उन्हें भी प्रेस नोट के जरिए इसकी सूचना मिली है। अभी किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। ऑर्डर आने के बाद जेल नियम के हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। जाते आते आपको सोनम वांगचुक कौन है, कैसे इतने पॉपुलर हुए, ये भी बताते चलते हैं। सोनम वांगचुक इंजीनियर, शिक्षाविद, इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता है। उनकी जिंदगी से इंस्पायर होकर बनी फिल्म 3 इडियट्स उनकी लाइफ से मैच तो खाती है, लेकिन वांगचुक की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा संघर्ष भरी रही है। ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने बताया था कि उन्होंने लद्दाख के दूर दराज के गांव से निकलकर एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बनने तक का सफर तय किया है। साल 1966 में लद्दाख के दुर्गम गांव उले टोकपो में जन्मे सोनम ने 9 साल की उम्र तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। सोनम का कहना था कि स्कूल न जाने की वजह से उनकी मां ने उन्हें घर पर ही स्थानीय भाषा में पढ़ाया और उन्होंने शुरुआती ज्ञान खुद के अनुभवों से हासिल किया। सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल राजनेता थे। 9 साल की उम्र के बाद सोनम वांगचुक को श्रीनगर के स्थानीय स्कूल में भेज दिया गया। स्कूल इंग्लिश मीडियम था। स्कूल के अंग्रेजी की किताबें समझ न आने के कारण वांगचुक के शिक्षक उन्हें या तो पीछे की लाइन में बिठा देते या क्लास से बाहर कर दिया करते थे। बीबीसी हिंदी के मुताबिक वांगचुक बताते हैं कि इसी उत्पीड़न से तंग आकर 12 साल की उम्र में वो लद्दाख के छात्रों के लिए बने विशेष केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए अकेले बस से दिल्ली भाग आए थे। वो कहते हैं कि वहां पर बच्चों की बहुत भीड़ थी और उन्हें कई दिनों से कैंप में दाखिले का इंतजार करना पड़ा। सोनम वांगचुक ये सब देखकर सीधे स्कूल में प्रिंसिपल के रूम में चले गए और उनसे दाखिला देने को कहा। प्रिंसिपल उनके इस जुझारूपन से खुश हुए और उन्हें दाखिला मिल गया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने इंजीनियरिंग की तैयारी की और श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अब एनआईटी के नाम से जाना जाता है, वहां लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू देने गए। सोनम वांगचुक कहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान प्रिंसिपल ने जब उनके पिता का नाम देखा तो उनसे पूछा कि उनके पिता क्या करते हैं। तब उन्होंने कहा था वो पेशे से किसान है। हालांकि उस समय सोनम के पिता जम्मू कश्मीर राज्य में मंत्री हुआ करते थे।
सोनम का कहना था कि उन्होंने जब बीटेक का 1 साल पूरा कर लिया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते थे क्योंकि उनकी ऑप्टिक्स में दिलचस्पी थी, लेकिन उनके पिता उन्हें सिविल इंजीनियर बनने के लिए कह रहे थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को चुना तो उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई का खर्चा देने से मना कर दिया, जिसके बाद अपना खर्चा पूरा करने के लिए उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए कोचिंग की शुरुआत की। 19 साल की उम्र में उन्होंने एक होटल के कमरे को किराए पर लेकर जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तब 2 महीने में ही 3 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पूरी फीस उन्होंने जुटा ली थी। वांगचुक बताते हैं कि जब उन्होंने स्कूली बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया तो उस काम ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज पास आउट होने के बाद 1988 में वांगचुक ने सेकमोल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की और कई सालों तक सरकारी स्कूल सिस्टम में बदलाव को लेकर काम किया। साथ ही सेकमोल के कैंपस में ऐसे अधिकतर बच्चों को पढ़ाया जाने लगा जो स्कूली शिक्षा में फेल हो गए थे, जैसे हमने 3 इडियट्स मूवी में देखा है। ठीक वैसे ही सेकमोल में पारंपरिक स्कूली शिक्षा से हटकर पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पर प्रकृति में रहकर और प्रैक्टिकल की पढ़ाई होती है। 1994 में वांगचुक ने ऑपरेशन न्यू होप ONH की शुरुआत की, जिसने अब तक 700 शिक्षकों और 1000 से ज्यादा ग्राम शिक्षा समितियों को ट्रेनिंग दिया है। वांगचुक की मुहिम का लद्दाख में असर भी दिखा। लद्दाख में स्कूली शिक्षा में बदलाव देखा जाने लगा। साल 1966 तक 10वीं कक्षा में सिर्फ 5% बच्चे पास होते थे, जो दर बढ़कर साल 2015 में 75% तक पहुंच गया। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार और वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के मिशन को वांगचुक ने विश्वविद्यालय स्तर पर ले जाना चाहा। इसी कोशिश के तहत करीब 7 साल पहले उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, जिसे हयाल कहा जाता है, उसकी शुरुआत की। वांगचुक का कहना है कि सेकमोल में किए गए शोध को हयाल में दूसरे स्तर पर ले जाया जाता है। वो बताते हैं कि सौर ऊर्जा से कमरों को गर्म करने का एक आविष्कार सेकमोल में शुरू किया गया था, जिसे हयाल आगे लेकर गया। वांगचुक कहते हैं कि भारतीय सेना के साथ पार्टनरशिप में चीन से लगी सीमा पर सेना के कैंपों के लिए इस आविष्कार पर काम किया गया और इसे अफगानिस्तान में भी ले जाया गया है। साल 2018 में सोनम को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वांगचुक अब 169 दिनों की कैद के बाद रिहा होंगे। लगातार लद्दाख के हित में आवाज उठाने वाले वांगचुक रिहा होने के बाद अब किस तरीके से काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।